कभी सोचा है कि एक ग्लास पानी के लिए भी लड़ाई हो सकती है? जमीन या पैसे के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ पानी के लिए। आज हम भारत के इतिहास के एक ऐसे ही संघर्ष की बात करेंगे, मानवाधिकारों की एक ऐसी कहानी जो आज भी उतनी ही जरूरी है। ये जो तस्वीर ये है महाड़ के चावदार तालाब की। देखने में तो बस एक मामूली सा तालाब लगता है ना? पर आप यकीन नहीं करेंगे, करीब करीब 100 साल पहले यही शांत सी दिखने वाली जगह एक बहुत बड़े सामाजिक संघर्ष का मैदान बन गई थी। एक ऐसा संघर्ष जिसने भारत के इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। तो सवाल वही है, आखिर पानी जैसी मामूली सी लगने वाली चीज इतनी बड़ी, इतनी ऐतिहासिक लड़ाई की वजह कैसे बन गई? इसका जवाब वो हमें एक बहुत गहरे, सदियों पुराने अन्याय की तरफ ले जाता है। एक ऐसी नाइंसाफी जिसे अब चुनौती देना बहुत जरूरी हो गया था। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं एक ऐतिहासिक मार्च से। ये एक ऐसा मार्च था जो सिर्फ एक तालाब तक नहीं जा रहा था, बल्कि समानता के एक नए दौर की दहलीज तक पहुंच रहा था। मार्च 1927। सोचिए, लगभग 10,000 लोग दलित वर्गों से महाड़ की तरफ बढ़ रहे थे, अपने कंधों पर रोटियों की पोटलियां लिए हुए। कई लोग तो 100 मील से भी ज्यादा पैदल चलकर वहां पहुंचे थे। और मकसद सिर्फ एक था, उस सार्वजनिक तालाब से पानी पीने के अपने अधिकार को हासिल करना। और यहीं पर इस कहानी का सबसे अजीब, सबसे विडंबना वाला पहलू सामने आता है। देखिए, कागज पर तो उन्हें कानूनी हक था, सरकार का प्रस्ताव था कि वो तालाब इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन असलियत बिल्कुल अलग थी। सवर्ण हिंदुओं का विरोध इतना ज्यादा था कि उन्हें प्यास बुझाने के लिए उन्हीं लोगों से पानी खरीदना पड़ता था जो उन्हें उस तालाब को छूने तक नहीं देना चाहते थे। कितनी अजीब बात है ना? तो इस पूरे आंदोलन की अगुवाई कौन कर रहा था? वो शख्स जिनकी अपनी जिंदगी ही अन्याय की भट्ठी में तपी थी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। उनके जो निजी अनुभव थे, उन्हीं ने उन्हें इस पूरी व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंकने का हौसला दिया। ये भेदभाव तो बचपन से ही उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। उन्हें और उनके भाई को स्कूल में अपनी बोरी खुद लानी पड़ती थी ताकि वो क्लास में बाकी बच्चों से अलग उस पर बैठ सकें। बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करने और सरकारी अफसर बनने के बाद भी ये अपमान रुका नहीं। सोचिए, एक अधिकारी के तौर पर चपरासी उन्हें छूने से बचने के लिए कागज और फाइलें उनके चेहरे की तरफ फेंक कर देते थे। एक बार तो हद ही हो गई। एक पारसी सराय में वो ठहरे हुए थे और लाठियों से लैस एक भीड़ ने उन पर हमला कर दिया। इल्जाम क्या था? कि आम्बेडकर के वहां रहने से वो सराय अपवित्र हो गई है। उन्हें उसी वक्त वहां से निकलने पर मजबूर कर दिया गया। अब आप सोचिए, रोज रोज के इन अपमानों ने ही अम्बेडकर को ये यकीन दिलाया कि छोटे मोटे सुधारों से काम नहीं चलेगा। इस जाति व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म करना होगा, और इसके लिए इसके जो प्रतीक हैं उन्हें जलाना होगा। उनके इरादे कितने पक्के थे, इसका एक बड़ा उदाहरण मिलता है। एक बार एक हिंदू सुधारवादी समूह ने उनसे कहा कि अपने भाषण में जाति व्यवस्था की आलोचना को थोड़ा हल्का कर दें। अम्बेडकर का जवाब एकदम साफ था, मैं एक कॉमा भी नहीं बदलूंगा। अम्बेडकर का मूल तर्क ये था कि जाति व्यवस्था सिर्फ काम का बंटवारा यानी डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है। नहीं, ये काम करने वालों का बंटवारा है, डिवीजन ऑफ लेबरर्स। ये लोगों को जन्म के आधार पर ऐसी ऊंच नीच की सीढ़ियों में बांट देती है जिन्हें तोड़ा ही नहीं जा सकता। और इसीलिए जब दिसंबर 1927 में महाड़ में दूसरा सम्मेलन हुआ तो बात सिर्फ पानी के अधिकार से बहुत आगे बढ़ चुकी थी। इस बार हमला सीधा उस विचारधारा की जड़ पर था जो इस असमानता को सही ठहराती थी, और निशाना थी मनुस्मृति, वो प्राचीन ग्रंथ जिसका इस्तेमाल इस सामाजिक ऊंच नीच को धार्मिक मान्यता देने के लिए किया जाता था। और उन्होंने वही किया जो उन्होंने कहा था। 25 दिसंबर 1927 को हजारों लोगों के सामने मनुस्मृति को एक चिता पर रखकर जला दिया गया। ये सिर्फ एक किताब को जलाना नहीं था, नहीं, ये सदियों के अन्याय के प्रतीक को आग के हवाले करने जैसा था। अम्बेडकर ने खुद इसके मायने समझाए। उन्होंने कहा, हम इसे उस अन्याय के प्रतीक के रूप में देखते हैं जिसके तहत हमें सदियों से कुचला गया है। ये एक ऐलान था कि अब वो पुराने दमनकारी नियम उन्हें कतई मंजूर नहीं है। अच्छा, तो पहले मार्च और उस साहसिक कदम के बाद महाड़ में हालात बहुत तेजी से बिगड़े। एक शांतिपूर्ण विरोध का जवाब हिंसा से दिया गया और अब ये लड़ाई एक नए मोड़ पर आ पहुंची।
देखिए हुआ क्या। 20 मार्च को जैसे ही अंबेडकर और उनके साथियों ने तालाब से पानी पिया, उसके सिर्फ 2 घंटे के अंदर एक झूठी अफवाह फैला दी गई कि अब वो लोग वीरेश्वर मंदिर में घुसने की तैयारी कर रहे हैं। बस फिर क्या था, लाठियों से लैस सवर्ण हिंदुओं की भीड़ ने पंडाल पर हमला कर दिया, लोगों को बेरहमी से पीटा गया और उनका खाना तक बर्बाद कर दिया। शारीरिक हिंसा के बाद नंबर आया वैचारिक अपमान का। सवर्ण हिंदुओं ने एक बड़ा शुद्धिकरण समारोह आयोजित किया। 108 बर्तनों में गोमूत्र, गोबर और दूध भरकर तालाब में डुबोया गया। क्यों? ताकि अछूतों के छूने से हुआ प्रदूषण साफ हो सके। जब आम्बेडकर ने दूसरा सत्याग्रह करने का फैसला किया, तो इस बार उनके विरोधियों ने कानून का सहारा लिया। उन्होंने एक मुकदमा दायर किया और अदालत से एक अस्थायी रोक का आदेश ले आए, जिसने दलितों को कानूनी तौर पर तालाब इस्तेमाल करने से ही रोक दिया। मतलब लड़ाई अब सड़कों से उठकर अदालत पहुंच चुकी थी। लेकिन सच तो ये है कि ये लड़ाई कभी सिर्फ एक तालाब की थी ही नहीं। ये लड़ाई थी मानवता की, सम्मान की और बराबरी के हक की। और इस लंबी लड़ाई में आखिरकार जीत न्याय की हुई। करीब 1 साल के बाद उसी जज ने, जिसने पहले रोक का आदेश दिया था, उसे रद्द कर दिया और अपने फैसले में उन्होंने जो लिखा वो ऐतिहासिक था। उन्होंने खेद जताते हुए कहा कि वो एक ऐसे समुदाय पर एक और अन्याय करने में सहायक बने जो पहले से ही सबसे क्रूर सामाजिक अन्याय झेल रहा है। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि महाड़ सत्याग्रह का मकसद कभी भी सिर्फ पानी हासिल करना नहीं था। जैसा कि अंबेडकर ने खुद कहा था, ये समानता का ध्वज फहराने का एक संघर्ष था। ये एक ऐलान था कि नागरिक अधिकारों और इंसानी गरिमा पर किसी एक तबके का एकाधिकार नहीं हो सकता। अंबेडकर के लिए जाति को जड़ से मिटाने का अंतिम उपाय और भी क्रांतिकारी था। उनका साफ मानना था कि अगर इसे वाकई में खत्म करना है तो उसका एक ही तरीका है, अंतरजातीय विवाह। उन्होंने कहा कि सिर्फ खून का मिलना ही अपनेपन की वो भावना पैदा कर सकता है जो जाति की बनाई इन दीवारों को हमेशा के लिए गिरा देगी। तो महाड़ की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत शक्तिशाली सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब एक गिलास पानी पीना जैसा साधारण काम भी एक क्रांतिकारी कदम बन जाए, तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि एक सच में बराबर समाज बनाने के लिए अभी और कौन सी बाधाओं को तोड़ना बाकी है।